अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि सिविल केसेस में आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज प्लेंटिफ को पहले मौका दिया जाता है कि वो अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाए और जो भी उसके ऊपर ओनर्स ऑफ प्रूफ था उसको प्रूव करे और उसके बाद फिर डिफेंडेंट को मौका दिया जाता है कि वो अपनी एविडेंस लेकर के आए। ये एक आम सूरत हाल होती है सिविल केसेस में। यानी पहल जो है वो प्लेंटिफ करता है अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में और उसके बाद फिर डिफेंडेंट की बारी आती है। लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो सूरत हाल ऐसी होती है कि जिसमें डिफेंडेंट को पहले मौका दिया जाता है अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाने का और उसके बाद प्लेंटिफ को कहा जाता है कि वो अब अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाए। तो ये जो सिनेरियो बनता है इसका कॉन्सेप्ट हमें मिलता है ऑर्डर 18 रूल 1 में, सीपीसी के, कि जहाँ पर ऐसी सूरत हाल हो कि प्लेंटिफ के दावे को डिफेंडेंट ने तस्लीम किया हो, लेकिन साथ ही उसने अपनी रिटन स्टेटमेंट में ना सिर्फ कोई लॉ पॉइंट रेज किए हों, बल्कि साथ ही कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो है वो कोर्ट के सामने रखे हों और साथ में कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की हो कि जनाब, बिकॉज ऑफ दीज एडिशनल फैक्ट्स and because of this law point, the plaintiff has no right to seek his remedy. Plaintiff has no locus standi as well as no cause of action against the डिफेंडेंट। अब इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ के जो मेन फैक्ट्स होते हैं सूट में उनको वो एडमिट करता है, लेकिन साथ ही वो कुछ पॉइंट ऑफ लॉ रेज करता है और कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी कोर्ट के सामने रखता है। ऐसी सूरत में जो है वो फिर डिफेंडेंट को पहले मौका दिया जाता है कि वो अपना जो ओनर्स ऑफ प्रूफ उस पे था उसको वो साबित करें। इस सूरत हाल को समझने के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट किया। इसमें उसने कहा कि मैंने डिफेंडेंट्स से उसका एक प्लॉट इतने लाख रुपए में या इतने करोड़ रुपए में ख़रीदा, उसमें से जो अर्नेस्ट मनी के तौर पे मैंने इतने लाख रुपए उनको एडवांस दे दिए, लेकिन अब जो डिफेंडेंट है वो अपना पार्ट ऑफ एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं कर रहा और ये प्रॉपर्टी जो है ये मेरे नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। तो ये वो दावा कर देता है। अब डिफेंडेंट इसके जवाब में एक रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करवाता है और कहता है कि जी बिल्कुल ठीक है, मेरा और प्लेंटिफ के दरमियान जो है वो एक प्लॉट के मुतल्लिक एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ था। ये भी बात ठीक है कि ये इतने करोड़ का या इतने लाख की ये अपना मालियत हमारे दरमियान इस प्लॉट की तय हुई थी। ये भी ठीक है कि प्लेंटिफ ने मुझे अर्नेस्ट मनी के तौर पर इतने लाख रुपए दिए थे, यानी कि एडवांस के तौर पे जो है इतने लाख रुपए दिए थे। लेकिन इस एग्रीमेंट में कुछ और भी क्लॉजेज ऐसी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो जिनको परफॉर्म करना प्लेंटिफ की ड्यूटी थी लेकिन उसने परफॉर्म नहीं की। मसलन ये एग्रीमेंट हमारे दरमियान 2 महीने का या 3 महीने का था, लेकिन इन 3 महीनों के दरमियान जो प्लेंटिफ ने मुझे बकाया रकम देना थी, जिसके एवज मैंने ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफ़र करना थी, ये इसने मुझे वो बकाया रकम अदा नहीं की और ना ही उसको अदा करने में कोई दिलचस्पी ली। इवन मैंने उसको कोई लीगल नोटिस भेजा, इसने प्लेंटिफ ने उसका जवाब तक नहीं दिया। तो ये एक एडिशनल फैक्ट था जो उसने कोर्ट के सामने रखा। अब उसने कोर्ट के सामने एक और एडिशनल फैक्ट ये रखा कि बिकॉज द टाइम वाज द एसेंस ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, और चूंकि प्लेंटिफ ने विद इन टाइम वो रकम मुझे अदा नहीं की, इस सूरत हाल में जो प्लेंटिफ है वो किसी किस्म की दादरसी यानी कि रिलीफ का, रेमेडी का वो हकदार नहीं है। और साथ ही उसमें डिफेंडेंट ये क्लेम करता है कि ये जो प्लेंटिफ का दावा है, बिकॉज इट लैक्स एनी कॉज ऑफ एक्शन, द प्लेंट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी। तो इस तरह डिफेंडेंट कुछ एडिशनल फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखता है जो कि प्लेंटिफ ने कंसील किए होते हैं या नहीं बताए होते अपनी प्लेंट में, और साथ ही वो कुछ लीगल या लॉ पॉइंट रेज करता है अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। तो जब ऐसी सूरत हाल आती है
تو پھر کورٹ ڈیفینڈنٹ کو پہلے موقع دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نمبر ون، سب سے پہلے تو آپ جو لا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے اس کو پروو کریں، اور پھر جو ہے آپ نے جو ایڈیشنل فیکٹس دیے ہیں ان کو جناب جو ہے وہ ان کو پروو کریں۔ تو یہ وہ صورتحال بنتی ہے جہاں پہ ڈیفینڈنٹ کو پہلے اپنا کیس یا اپنا جو اونرس آف پروف ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے آن دا پوائنٹ آف لا ایز ویل ایز آن دا پوائنٹ آف additional facts which he has claimed in his written statement۔ اس کے بعد پھر پلینٹف کی باری آتی ہے۔ تو اس طرح کے سرکمسٹانسز بعض دفعہ پیدا ہو جاتے ہیں جس میں ڈیفینڈنٹ اپنی ایویڈنس ریکارڈ کروانے میں پہل کرتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ پلینٹف کی باری آتی ہے۔ ورنہ تو قانون یہی ہے کہ پہلے پلینٹف اپنی ایویڈنس ریکارڈ کروائے گا، اور اس کے بعد پھر ڈیفینڈنٹ کی باری آئے گی، پھر وہ اپنی ایویڈنس دے گا اور اپنا اونس آف پروف جو ہے جو اس کے اوپر تھا اس کو جو ہے وہ ثابت کرے گا۔ تو آج جو ہے وہ یہ بات کرنی تھی، انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔